फ्रेंड्स, आज है 7 मई और 7 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उसको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 5 मई, सी 7 अप्रैल, डी 10 जून। इसका सही आंसर है 5 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस हर साल 5 मई को मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य सुविधाओं में हाथ स्वच्छता के महत्व को बताना। नियमित हाथ धोने से स्वास्थ्य देखभाल अच्छा होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह मनाया जाता है। कोविड-19 महामारी के बाद स्वच्छता को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यानी स्वच्छता के महत्व को बताने के लिए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। इस बार 2026 की थीम है कार्रवाई जीवन बचाती है। कार्रवाई जीवन बचाती है, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स। इस बार 2026 विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम है। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लें मई माह के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 22 मई को मनाते हैं। विश्व कछुआ दिवस हम 23 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम 31 मई को मनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आ गया था, चलो इसको क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के लिए चर्चा की? ये प्रश्न था और इसका सही उत्तर है जापान। भारत और जापान के बीच में विशेष रणनीतिक वैश्विक साझेदारी के रूप में चर्चा हुई, क्योंकि दोनों देशों के बीच में 1952 से संबंध हैं। दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक जो संबंध है 1952 से बीच में है, तो इनके बीच में विशेष रणनीति और विशेष साझेदारी के लिए चर्चा हुई है जापान और भारत के बीच में। और प्रमुख क्षेत्र है इसमें डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र के बीच में समझौता हुआ है, यानी स्वास्थ्य क्षेत्र में हमने बैठक की है जापान के साथ। जापान उन्नत चिकित्सा तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है पूरे विश्व में, जबकि भारत मजबूत दवा उद्योग के लिए जाना जाता है। दोनों देशों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा हुई और ये नई दिल्ली में चर्चा हुई। मुख्य विषय था चिकित्सा अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य और दवा। अब बात आई है जापान की, तो याद रखिएगा जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जापान की मुद्रा है येन। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है सनाए ताकाइची। और इनके पड़ोसी देश की बात करें तो चीन, रूस और कोरिया। जापान की लोकेशन वर्ल्ड मैप में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और जापान के अगर पड़ोसी देश की बात करें तो चीन आता है एक तरफ, ठीक है, ये जापान है, इसके एक तरफ में चीन है, ठीक है, और एक तरफ में रूस भी है और एक तरफ में कोरिया है। चलिए
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा रहा? ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। सही उत्तर है तमिलनाडु। शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक देश है अब तमिलनाडु। आईसीआर और सीएमएफआरआई की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य है वो तमिलनाडु है। याद रखिएगा 2025 में तमिलनाडु ने 6.85 लाख टन मछली का उत्पादन कर पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। और वहीं पर गुजरात पिछले बार प्रथम स्थान पर था, इस बार गुजरात दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है, क्योंकि गुजरात में मत्स्य उत्पादन में 15% की गिरावट आई है। केरल 6.24 लाख टन के साथ तीसरे स्थान पर है। अगर भारत की कुल समुद्री मछली उत्पादन की बात करें तो 35.7 लाख टन उत्पादन किया है 2025 में भारत ने, और 2024 की अपेक्षा 3% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा जो पकड़ी जाने वाली जो मछली की प्रजाति है वो है इंडियन मैकेरल नाम की जो मछली है वो सबसे ज़्यादा पकड़ी गई है 2.70 लाख टन। गुजरात में जो समुद्री मछली उत्पादन गिरने का जो प्रमुख कारण है वहाँ का खराब मौसम और लंबा शिपिंग बैन है वहाँ पर, इसलिए मछली उत्पादन में कमी आई है। और अधिकतर जो मछली सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है वो इंडियन मैकेरल, साथ में सेफालोपोडस और आयल सार्डी नामक प्रजातियां की मछली भी पकड़ी जाती है। बात आइए यहाँ पर CMFRI, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1947 में कोची केरल में हुई थी। वहीं पर ICAR भी आया है। ICAR का मतलब होता है द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। तो ये याद रखिएगा, ये दोनों कृषि से संबंधित है ICAR, और CMFRI जो है वह मछली उत्पादन से संबंधित है। तो दोनों मिलकर के इसकी घोषणा करते हैं, रिपोर्ट जारी करते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर किस जिले में स्थापित किया गया? ए रांची, बी हजारीबाग, सी रायकेला खरसावा और डी है धनबाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिखिएगा। इसका सही आंसर है हजारीबाग। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग में बनाया जा रहा है, जिसमें 22 करोड़ रुपए की योजना है। हाँ, क्लस्टर मीठे पानी में जो रहते हैं सीप, मीठे पानी की सीप जिसका नाम है हाइरिप्सिस क्यूमिंगी, ये इस नाम का है, याद रखिएगा। इस प्रकार के सीप से मोती का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना का जो लक्ष्य है, भारत का पहला मोती क्लस्टर जो होगा वह 1 लाख से अधिक मोती उत्पादन करेगा। हजारीबाग कहाँ पर है, किस राज्य में है स्थित है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, इससे उपदेश होगा कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं की भागीदारी बढ़ेगी और स्थानीय किसानों को वैज्ञानिक तरीके से मोती पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो हजारीबाग में बन रहा है भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। हाल ही में नासा की रिपोर्ट के अनुसार किस ग्रह के चंद्रमा, जिसका नाम है यूरोपा, की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल खारा महासागर खोजा गया है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी है बुध। सही आंसर है बृहस्पति। यूरोपा जुपिटर का एक प्रमुख चंद्रमा है जिसमें जीवन की संभावना मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपा में बर्फ ढकी हुई है और बर्फ के नीचे में 60 से 150 किलोमीटर गहरा महासागर है जो कि खारे पानी का है, और यह पानी पृथ्वी के सभी महासागरों से लगभग 2 गुना ज्यादा मात्रा में है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा उपस्थित है, मतलब जीवन संभव है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और यूरोपा के महासागर में रासायनिक ऊर्जा और पोषक तत्व मौजूद हैं, ऐसा भी अनुमान है। यूरोपा क्लीपर मिशन 2024 का उद्देश्य यूरोपा पर जीवन की संभावना का अध्ययन करना था।
जूनो मिशन ने यूरोपा की सतह पर ऑक्सीजन उत्पादन के संकेत भी भेजे हैं। जूनो मिशन चल रहा है जिसने ऑक्सीजन है यूरोपा में बताया। और साथ ही अभी यूरोपा जो मिशन चल रहा है 2024 का, इसने बताया कि इस चंद्रमा में महासागर है बहुत लंबा चौड़ा। इस प्रकार से यूरोपा को एलियन जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जा रहा है। मतलब यूरोपा में कुछ इंसान जैसे जीव हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। ठीक है, चलिए। और यूरोपा किसका चंद्रमा है भैया? ये बृहस्पति अर्थात जुपिटर का एक चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोबर आधारित आय को बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गोबर से आय में वृद्धि नीति बनाई है। इसमें क्या होगा कि किसानों और पशुपालकों को अतिरिक्त आय बढ़ाना होगा और गोबर का उपयोग करके जैविक खाद बनाना, बायोगैस बनाना और बायो स्लरी बनाना, इस प्रकार के उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बायो संयंत्र गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न होती है जो कि ईंधन के रूप में उपयोग की जा सकती है। जैविक खाद की उर्वरकता को पूरा कर सकता है और गौशालाएं गोबर संरक्षण और उत्पादन का निर्माण करेगी। और पहली ग्रामीण स्वरोजगार आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए गोबर आधारित खाद को जो है पर्यावरण अनुकूल होती है। तो ये मल्टीपर्पस यूज के लिए गोबर से आय बढ़ाने की नीति बनाई है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने। अब बात आई है गोबर की, तो गोबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने एक गोधन न्याय योजना चलाई है। ये क्या है? तो इससे क्या है, पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाता है राज्यों के द्वारा, सरकार द्वारा। वहीं पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ाने के लिए किसानों से 3 रुपए प्रति किलो की दर से गाय का गोबर खरीदने का फैसला लिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। वहीं हरियाणा की सरकार एक योजना चला रही है जिसका नाम है गोबरधन। गोबरधन योजना के माध्यम से गोबर और ठोस कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलने की योजना बनाई है हरियाणा ने। तो इस चीज को याद रखिएगा जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश भी यहीं पास में है, हिमाचल प्रदेश, ये देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश। और वहीं पर हरियाणा यहीं पर बगल में लगा हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये राजस्थान के साथ दिल्ली यहाँ पर छोटा सा है। मध्य प्रदेश के साथ तो अपनी सीमा बनाता ही है, मध्य प्रदेश के साथ ये जो सीमा लग रही है ये मध्य प्रदेश के साथ ही है। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ भी अपनी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध रेडियो पत्रकार समाचार वाचिका लिली दास मलिक का निधन हो गया? वह किस राज्य से संबंधित थी? ए पश्चिम बंगाल, बी असम, सी उड़ीसा, डी है त्रिपुरा। इसका सही आंसर है लिली दास मलिक। लिली दास मलिक जो कि ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमी भाषा की महिला वाचिका थी। इनका संबंध असम राज्य से था और लिली दास मलिक जी को हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। इनका निधन 3 मई 2026 को 90 वर्ष की आयु में हो गया। इनका निधन बेंगलुरु में हुआ है और ये ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया भाषा की पहली महिला समाचार वाचक थी, न्यूज रीडर थी। चलिए अब निधन हुए हैं तो प्रसिद्ध व्यक्ति के कुछ निधन देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आर.बी. चौधरी जी का निधन हो गया जो तमिल फिल्म निर्माता थे। धनराज जोशी जो मेवाड़ के प्रसिद्ध भजन गायक थे, इनका निधन हो गया। बाबूलाल बैरवा जो कांग्रेस नेता थे, कई बार विधायक बने, इनका निधन हो गया। आशा भोसले जी भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका का निधन हो गया। दीनदयाल गुप्ता डॉलर इंडस्ट्रीज के संस्थापक उद्योगपति थे, इनका निधन हो गया। सुदेश कुमार फिल्म अभिनेता थे, इनका निधन हो गया। संतोष के नायर मलयालम फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता थे, इनका निधन हो गया। आर.बी. चौधरी जो कि दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्माता थे, इनका निधन हो गया है।
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट डाउन करें इसको। हाल ही में राजनाथ सिंह द्वारा उद्घाटित नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी नई दिल्ली, डी जयपुर। इसका सही आंसर है प्रयागराज। नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन 4 से 6 मई में प्रयागराज में हुआ और प्रयागराज का एक स्थान है न्यू कैंट स्थित कोबरा ऑडिटोरियम में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। इस बार जो आयोजन किया गया था सिंपोजियम 2026 नॉर्थ टेक, यह रक्षा त्रिवेणी संगम अर्थात प्रौद्योगिकी, उद्योग और सैनिक संगम का एक थीम थी। इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी रक्षा तकनीक और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। इसका आयोजन भारतीय सेना की नॉर्थ एंड सेंट्रल कमांड तथा SIDM द्वारा किया गया। इसमें 224 से अधिक कंपनियां, स्टार्टअप और MSME ने भाग लिया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग अर्थात TTAADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मणिक शाह, बी है रुनियल देव वर्मा, सी है प्रबोध किशोर देव वर्मा और डी है जितेंद्र चौधरी। सही आंसर है रुनियल देव वर्मा, जो कि TTAADC का पूरा नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस इंडस्ट्रीज काउंसिलिंग, जो भारत संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। इसमें त्रिपुरा के जनजाति बहुल क्षेत्रों का प्रशासन संचालित करती है, भूमि, वहाँ की वन संपदा और स्थानीय प्रशासन से जुड़े विषयों पर अधिकार जमाती है और उनका संचालन करती है। मुख्य कार्यकारी सदस्य कार्यकारिणी समिति का प्रमुख होता है और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसी के तहत विशेष क्षेत्रों का दर्जा दिया गया है त्रिपुरा के ट्राइबल और विशेष क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए TTAADC का नाम दिया गया है त्रिपुरा में, क्योंकि संविधान की 6ठी सूची में कुछ विशेष राज्य होते हैं, विशेष स्थान होते हैं, उनको विशेष आवश्यकता होती है उनके कहने समाज को सुधारने के लिए, उत्थान के लिए। तो वहाँ पर 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है, जहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में शासन द्वारा विशेष सुविधाएं चलाई जाती है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर अंतरिक्ष सैटेलाइट तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई? ए मेक्सिको, बी है जापान, सी है इंडोनेशिया, डी है फिलीपींस। सही आंसर है मेक्सिको। भारत और मेक्सिको ने अंतरिक्ष और सैटेलाइट तकनीक में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। यह सहयोग वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देगी और दोनों देशों के बीच में रक्षा और तकनीकी संबंधों को मजबूत करेगी। यह पहल द्विपक्षीय कूटनीतिक संबंधों को गहरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया गया? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु, डी पुणे। फटाफट आंसर बताएं इसका। सही आंसर है बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला, इसका नेतृत्व पूरी तरीके से राज्य करेगा, ऐसा स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की है और यह सेंटर बेंगलुरु में बनेगा। इसे कर्नाटक इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी द्वारा विकसित किया गया है। SIA इंडिया, स्टेकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसे स्थापित किया जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान को कमर्शियल एप्लीकेशन में बदलना, स्टार्टअप इनक्यूबेशन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो राज्य द्वारा संचालित होगा यह स्पेस सेंटर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग में पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ए डॉक्टर जोराम अनिया, बी है डॉक्टर रमेश पोखरियाल, सी है डॉक्टर किरण बेदी, डी है डॉक्टर सोनल मानसिंह। सही आंसर है डॉक्टर जोराम अनिया
नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। इसने पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी हैं डॉक्टर जोराम अनिया, जो कि नीति आयोग की पूर्णकालिक सदस्य बनेंगी। और ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है और प्रख्यात शिक्षाविद है, जिसने नीशी समुदाय की पहली पीएचडी धारक महिला है। इनके पास लोक कलाएं कथाएं से संबंधित क्षेत्र में कार्य करती है और शोध के रूप में 18 वर्ष का इसमें अनुभव है। इसीलिए नीति आयोग की पूर्वोत्तर भारत की महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है डॉक्टर जोराम अनिया। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में बने साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया? ए चेन्नई, बी हैदराबाद, सी विशाखापट्टनम, डी विजयवाड़ा। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। अब भारत में रेलवे जोनों की संख्या 18 हो जाएगी। 18 जोन हो गए। अभी जो लेटेस्ट जोन बना है उसका नाम है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, जो कि 1 जून 2026 से कार्य प्रारंभ करेगा। और जो नया रेलवे जोन है उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है, तो यहीं पर आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और कौन से क्वेश्चन के आपको और जानना है आंसर, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। जय हिंद।